फिर से एक बार स्वागत है। आज आपकी संस्था हाँ, ने हाँ, हेलो। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीडीओज के विषय पे ये परिचर्या रखी है और जहाँ तक मुझे पता है कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सभी अधिकतर अपने ऑफिसेज़ के डीडीओ हैं, हेड ऑफ ऑफिस भी हैं। तो ये कोई बहुत नई चीज़ आज आप जानने नहीं जा रहे हैं। ये वही चीज़ है जो आप ऑलरेडी करते हैं और बेहतर ढंग से ही करते आ रहे हैं। आज सिर्फ इसमें हम जब चर्चा करेंगे, तो उन चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे जो अनजाने में ही लेकिन आप सही करते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो जो आपका अनजाना सच है वो क्या है? उससे आपका तारुफ आज इस क्लास में अगले 45 मिनट में होगा। इस क्लास को मैंने 3 भागों में डिज़ाइन किया है। पहला है कि मैं आपको 45 मिनट डीडीओज़ की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे बात करूँगा। इसके बाद अगले 15 मिनट जो है मैं कोशिश करूँगा आपका जो एक टॉपिक बार-बार छूट रहा है, लोग मुझसे बार-बार कह रहे हैं कि राइट ऑफ वाले जो प्रोसेस हैं, उसके विषय में हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। और फिर जो अंतिम का 15 मिनट होगा, उसमें हम कोशिश करेंगे आपके मेरे साथ ऑलरेडी 4 क्लासेस हो चुके हैं। इन चारों क्लासों में आपके मन में यदि कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो और कोई ऐसी बातें हो जो आप जानना चाहते हों, उसको बिल्कुल तैयार रखिएगा। आपके सभी प्रश्नों का मैं स्वागत करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको संतोषजनक उत्तर देने का प्रयास करूँ। तो अ, अब हम चलते हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीडीओज़ पे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो डीडीओ शब्द है, ये अपने आप में 2 व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है। इसमें एक बंदा है जिसका नाम है डीओ यानी कि ड्राइंग ऑफिसर और दूसरा बंदा जो है, उसका नाम है डिसबर्सिंग ऑफिसर। ये 2 व्यक्तित्व जो है, वो एक साथ काम करता है। फॉर्च्यूनेटली ज़्यादातर विभागों में ये दोनों पर्सनैलिटी एक ही जगह होती है, लेकिन ये अलग-अलग भी हो सकती है। इसीलिए मैं शुरू में ही आपको इस परिकल्पना को बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये 2 काम है जो एक व्यक्ति भी कर सकता है और 2 व्यक्ति भी करते हैं। तो किसी भी चीज़ को जानने से सबसे पहला जो चीज़ हमको जानना चाहिए वो है कि आखिर डीडीओ की पोजीशन क्या है? डीडीओ है क्या भला? हम जब तक इसको ठीक से नहीं समझेंगे, हम इसके साथ न्याय नहीं कर पाएँगे। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि ये डीडीओ है, ये पैसा निकालता होगा और वितरित करता होगा। ये सामान्य अवधारणा है। लेकिन संवैधानिक रूप से आपकी पोजीशन क्या है? ये मैं अगले 5 मिनट में आपको बताऊँगा। जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और इसकी झलक आपको सबसे पहले भारत के संविधान के प्रियम्बल से मिलता है। और आप गौर से देखेंगे तो प्रियम्बल में शुरू के जो 4 शब्दों का प्रयोग हुआ है, उसमें ही सारा का सारा संविधान का सार छिपा है कि भारत को कैसा होना चाहिए। भारत को सॉवरेन होना चाहिए यानी कि किसी भी देश का दबाव वो नहीं सहेगा। डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। बाद में सेकुलर और सोशलिज्म जुड़ा है, लेकिन कांसेप्ट वाइज एक लोक कल्याणकारी राज्य होना। और इस डेमोक्रेसी में आखिर एक प्रश्न उठता है कि फिर हमारी सरकार काम कैसे करती है? आप सभी सरकारी अधिकारी हैं। अगर मैं बड़ा सिंपल सा आपसे सवाल पूछूं कि हाउ डज गवर्नमेंट वर्क, तो पता नहीं आप में से अधिकांश लोग बहुत तरह का कंसेप्ट लेके मेरे सामने आ सकते हैं। क्या कोई लाना चाहेगा कि हाउ डज गवर्नमेंट वर्क? सरकार कैसे काम करती है? चलिए कोई भी प्रयास कीजिए। 20 पार्टिसिपेंट्स हैं।
कोई भी जो आगे बढ़िए। नीति निर्देशक तत्व हैं, हम्म। उनके आधार पर जो है सारी पॉलिसीज डिसाइड होती हैं। वेरी गुड, इसके आधार पर शासन का कार्य होता है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल ट्राइड, बहुत बढ़िया। जी सर। अब तिवारी जी, जी सर। मैं यदि ये पूछूं जी कि सर। मेरे पास एक कंपनी है, टाटा कंपनी, जी सर। और मैंने अपने लिए कुछ पॉलिसी बनाई है, जी। और उस पॉलिसी के अनुसार मैं काम करता हूं, जी। तो आप मुझे सरकार मान लेंगे? सरकार तो नहीं मानेंगे सर। हाँ, यानी कहीं ना कहीं आपके जवाब को थोड़ा सा और एनहांस करने की जरूरत है। जी। आप बताइए, कुछ चीज आप छोड़ दिए हैं, अनजाने में ही सही। आप सर। हाँ हाँ हाँ, मनीषा ट्राई। जी सर। सर, हमारे भारत में वी वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जी, वेरी गुड। इसमें जी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू हम काम करते हैं, तो दो तरह की बातें होती है जिसमें कि एक सिविक बॉडी होता है और एक डेमोक्रेटिक बॉडी, द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। The public representatives, so they make out the policies and the civic bodies, they execute the policies. तो इसमें लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी ये मिला के तीनों मिल के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करते हैं। वेरी गुड, यानी आपने बता दिया कि जिस पॉलिसी की बात तिवारी जी ने की थी, आपने बताया कि वो पॉलिसी बेसिकली संविधान में है। जी सर। जी सर। जी। जिसको तिवारी जी ने कहा कि एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, उसमें आपने लेजिस्लेटिव से लेकर सारे चीजों को गिना दिया। जी 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 जी, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। अब इसमें दो बातें बड़ी साफ सुथरी उभर के आई तिवारी जी की बातों से और आपकी बातों से, कि दोनों की दिशा एक है, लेकिन एक जो माइन्यूट बहुत बारीक फर्क आप दोनों की बातों में है, वो ये है कि अगर ये कोई प्राइवेट बॉडी काम करती है तो वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए काम करे, लेकिन जब एक सरकारी संस्था इस काम को करती है तो उसके लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता है। हम काम करते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, और इसमें कोई भी लाभ और हानि नहीं देखा जाता। तो जब आप संविधान को गौर से देखेंगे, तो जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री होने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से सारी शक्तियां हमारे जनता के पास होती हैं, और जनता चूंकि सीधे शासन नहीं कर सकती, इसलिए वो क्या करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को विधानसभा में भेजती है। अब उनके रिप्रेजेंटेटिव में कुछ लोग हरे रंग का टी शर्ट पहन के आते हैं, कुछ येलो टी शर्ट पहनते हैं, कुछ रेड टी शर्ट पहनते हैं, कुछ व्हाइट टी शर्ट पहनते हैं। जिस कलर के टी शर्ट वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, हम कोशिश करते हैं उसको आमंत्रित करने का कि आइए आप सरकार का गठन कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा टी शर्ट पहने हुए आप ही लोग हैं। मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैंने पार्टी को टी शर्ट से बताने का प्रयास किया है। अब अगर आधे से ज्यादा व्यक्ति एक ही कलर के टी शर्ट वाले हुए, तो उस दल को हम बहुमत कहते हैं, और बहुमत दल का जो नेता होता है वो सामान्यतः मुख्यमंत्री कहलाता है। अब जितने लोग हरा टी शर्ट या व्हाइट टी शर्ट पहने हैं, वो सभी शासन नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने में से भी कुछ को चुनते हैं और उनको बनाते हैं मंत्री, और इस तरह मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद का गठन होता है, जिसको वर्चुअली हम सरकार कहते हैं, और यही कैबिनेट होता है, यही सरकार होता है जो सारे निर्णय लेता है। ठीक है, अब इसके निर्णय की परिधि तय करता है भारत का संविधान। अब सवाल है तो उठता है एक और, मनीषा जी, कि क्या कभी कोई निरक्षर व्यक्ति शिक्षा मंत्री बन सकता है या नहीं? कौन व्यक्ति सर? निरक्षर व्यक्ति। हेलो। निरक्षर। जी सर। हाँ जी सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन शिक्षा मंत्री, क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी में 25 years is the minimum age to be a member of parliament। तो वो फाइट कर सकता है चुनाव, और लोकतांत्रिक देश है तो वो बन सकता है, निरक्षर व्यक्ति भी शिक्षा मंत्री बन सकता है। जी सर। तो अब सवाल उठता है कि एक निरक्षर व्यक्ति यदि शिक्षा मंत्री बनता है, तो जनता की भावनाओं से तो परिचित है,
कि मुझे कैसी शिक्षा देनी है, लेकिन उसका फ्रेमवर्क कैसा होगा, इसके लिए उसको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मैनेजमेंट का मास्टर हो। और इसीलिए एक व्यवस्था है हमारे यहाँ जिसको हम कहते हैं प्रशासकीय विभाग, जहाँ पे अमूमन अखिल भारतीय सेवाओं के लोग बैठते हैं, जो बिल्कुल अपने आप में संविधान को भी जानते हैं और मंत्रियों के साथ तालमेल करना भी जानते हैं और अपने नीचे वालों से कैसे काम लेना है ये भी जानते हैं। तो इस तरह हमारा मंत्री परिषद और हमारा विधानसभा प्रशासकीय विभाग के साथ मिलके एक्ट और पॉलिसी बनाता है। अब वो एक्ट और पॉलिसी तो बना सकते हैं, लेकिन उनको लागू करने के लिए उनको विषय का विशेषज्ञ चाहिए, क्योंकि अमूमन प्रशासकीय विभाग में जो बंदा बैठा है वो विषय का विशेषज्ञ नहीं है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की परिकल्पना करते हैं और जहां हम कोशिश करते हैं विषय के विशेषज्ञ बैठे और ये विषय का विशेषज्ञ एचओडी का निर्माण करता है। और ये एचओडी भी अपने आप में हो सकता है कि पूरा काम ना कर पाए, इसलिए वो एग्जीक्यूशन के लिए कभी-कभी संभागीय स्तर पे अपना संभागीय कार्यालय खोलता है, फिर वो जिला कार्यालय खोलता है, फिर वो ब्लॉक कार्यालय खोलता है। और ब्लॉक जो होती है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है और उसके बाद जो होते हैं उसके एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो स्कूलों के रूप में हो, हॉस्पिटल्स के रूप में हो या किसी भी रूप में काम करते हैं। तो इस तरह एक मंत्री के नीचे आप देखेंगे एक पिरामिड बन जाता है, जिसके सबसे ऊपर में मंत्री बैठा होता है और सबसे नीचे में जनता से जुड़ा हुआ अधिकारी या कर्मचारी। इस तरह से हम एक मैन पावर पिरामिड तैयार कर देते हैं और हमारा एचओडी जो होता है वो रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करता है, जिसका पालन कराने का अंतिम लेयर हेड ऑफ ऑफिस होता है। और इस तरह से हमारा एक प्रशासकीय लेवल तैयार हो जाता है। और इस तरह से डेमोक्रेसी में मंत्री जी अपने जन भावना के अनुरूप नीतियों को प्रभावित करते हैं और हम ब्यूरोक्रेट्स उसका क्रियान्वयन करते हैं और उसकी सबसे नीचे की इकाई जो है वो हेड ऑफ ऑफिस होता है। तो अब सवाल है कि डेमोक्रेसी अपने को चलाता कैसे है फिर? जब हम पब्लिक को डिलिवरेबल्स देते हैं तो वो हमारे अंतिम इंड यूजर हैं, अंतिम लाभार्थी हैं और वो अपना रिएक्शन या तो हमारे पास करते हैं या हमारे सीनियर के पास करते हैं और अल्टीमेटली वो जाते हैं जनप्रतिनिधि के पास और वो जनप्रतिनिधि इस मामले को फिर ले जाता है विधानसभा में, विधानसभा फिर मंत्री को कहता है, मंत्री फिर सचिव को कहता है, सचिव फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कहता है और इस तरह से एक साइकिल तैयार होता है। हमारे काम जनता के थ्रू, विधानसभा के थ्रू आते रहते हैं और इस तरह हमारे कामों का मूल्यांकन होता रहता है और हम काम करते रहते हैं। तो इसको हम इससे समझने का प्रयास करें कि ये 4 मशीनरी होती है और इसमें आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंटिंग लेयर पे बैठे हुए लोगों की बात कर रहे हैं, जो सबसे नीचे लेवल पे सीधा ट्रेजरी से या सीधा जनता से जुड़ता है। इसे हम हेड ऑफ ऑफिस और डीडीओस के रूप में जानते हैं और ये डिलीवरी देता है। Am I right, मनीषा? सर बट समटाइम्स नो इट गेट्स कंफ्यूजिंग सर। जैसे ना मान लो मेरे सामने विधायक है और कलेक्टर है, प्रोटोकॉल का सर हु विल बी द इन द हायर पोजीशन सर, कई बार समझ में नहीं आता है। कलेक्टर जिला स्तर का है और विधायक एक विधानसभा क्षेत्र के। जी सर। नहीं, आपको एक प्रोटोकॉल, एक जीएटी में जीएडी के विभाग के पास एक प्रोटोकॉल बुक है, उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो जनप्रतिनिधि होता है वो हमेशा हायर होता है। जी। तो अगर पार्षद है तो कलेक्टर और पार्षद 2 लोग खड़े हैं तो हम किसको पहले बुलाएंगे सम्मान के लिए, किसका नाम ऊपर रखेंगे? पार्षद है, वार्ड मेंबर है? देखिए वो भी आपके पास कलेक्ट्रेट में एक वो है, माने किसका नाम किस जगह होगा। अगर जुडिशरी का कोई बंदा आ जाता है तो वो कलेक्टर के ऊपर हो जाता है।
अच्छा जी सर। ठीक है, तो ये एक किताब जी है, सर। उसको आप देख लेंगे, जी। उसमें क्रॉनिकल ऑर्डर दिया हुआ है। अच्छा, अच्छा। और इसीलिए अच्छा जीडी जी एक सर। आदेश है जिसमें उसने कहा है कि कोई भी जी जनप्रतिनिधि सर। हो, आप शासकीय सेवक को उसको सम्मान देना है, ठीक है? अच्छा जी सर। क्योंकि जी हमारे सर। नाम के साथ एक चीज जुड़ा हुआ है मैडम, हमेशा याद रखिएगा, वी आर जी पब्लिक सर। सर्वेंट। सर सर्वेंट। जी सर, जी और सर। मैंने सिविक सेंट्रिक जी सर। बिहेवियर में आपको ये बात बताई थी कि हम वो सर्वेंट हैं जो सर्वेंट होते हुए भी मालिक जैसा ट्रीट करना चाहते हैं। बस इससे ज्यादा मत पूछिएगा, इसी लाइन में आपका सारा जवाब छिपा हुआ है। राइट? यस। अब आपको एक आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर मैंने इस डीडीओ के क्लास में आपको इन 4 लेयरों के बारे में क्यों कहा? क्यों तिवारी जी, ये दिमाग में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, आना चाहिए कि जी। आखिर डीडीओ के क्लास में इन 4 लेयर की क्या जरूरत थी? तो चलिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि एक डीडीओ या एक हेड ऑफ ऑफिस को कुछ किताबों का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें पहली किताब है ट्रेजरी कोड वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ट्रेजरी। ट्रेजरी कोड, कोषालय संहिता, भाग 1, भाग 2। अब आप मुझसे पूछें कि आखिर भाग 1 और भाग 2 में अंतर क्या है और ट्रेजरी कोड है क्या भला? तो हर एक डीडीओ जब किसी ट्रेजरी से ट्रांजैक्शंस करता है तो उस ट्रांजैक्शंस के एक लेट डाउन रूल्स हैं, एक नियम है, वो सारे नियम ट्रेजरी कोड में लिखे हुए हैं। अब ट्रेजरी कोड वॉल्यूम में सारे नियम हैं, तो फिर ट्रेजरी कोड वॉल्यूम 2 में क्या है? ट्रेजरी कोड वॉल्यूम 2 में वो सारे प्रपत्र हैं जिसपे आप ट्रेजरी के साथ ट्रांजैक्शंस करेंगे। यानी कि आप यदि ट्रेजरी में बिल लगाते हैं तो उस बिल का फॉर्मेट आपको ट्रेजरी कोड वॉल्यूम 2 में मिलेगा। और जब आप बिल के फॉर्म को देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा रहता है बिल का फॉर्म नंबर, और उसके नीचे ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है सी द सब्सिडी रूल ऑफ ट्रेजरी कोड वॉल्यूम 1 दिस। इसका मतलब है कि वो फॉर्म आपसे बार बार कहता है कि मुझको भरने से पहले आप वॉल्यूम 1 के इस नियम को पढ़ लें। और जब आप वॉल्यूम 1 के उस नियम को पढ़ेंगे तो वो नियम आपसे कहता है कि मुझको पढ़ने के बाद आप वॉल्यूम 2 के इस फॉर्म का उपयोग कर। क्लियर सर? यस सर। तो इस तरह वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं वेणियों की तरह, और एक दूसरे के बगैर उनका काम नहीं चलता। बहुत साइंटिफिकली वो डिजाइन किया हुआ है। अब हम आते हैं एक दूसरी किताब जिसका नाम है वित्त संहिता, फाइनेंस कोड। फाइनेंस कोड के भी 2 वॉल्यूम होते हैं। पहला वॉल्यूम होता है जिसमें सारे वित्तीय सिद्धांत और समव्यवहार का परिचय दिया हुआ है, और वॉल्यूम 2 जो होता है वित्त संहिता का, उसमें दिया होता है कि आपका प्रारूप क्या होगा। जैसे कल्पना कीजिए कि आपको यदि कोई फॉर्म चाहिए, जैसे आपको कोई जमानत का डॉक्यूमेंट बनाना है या निविदा बनाना है, तो एक निविदा का प्रारूप आपको फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 में मिल जाएगा। यदि आपको कोई एग्रीमेंट करना है तो एग्रीमेंट का भी क्लॉज आपको वॉल्यूम 2 में मिल जाएगा कि एक प्रारूप कैसा होना चाहिए, आप उसको अपनी जरूरत के अनुसार ठीक कर लें। ठीक है? इसके साथ वॉल्यूम 1 में एक नियम है, नियम 50। फाइनेंस कोड का एक नियम है, नियम 50। वो ये कहता है कि किसी भी तरह के फाइनेंशियल सैंक्शन या फाइनेंशियल विड्रॉवल का अधिकार सिर्फ और सिर्फ वित्त विभाग को है। यानी कोई भी राज्य में कोई भी अधिकारी जो वित्त का नहीं है, वो किसी भी तरह का सैंक्शन जारी नहीं कर सकता, ना ही ट्रेजरी से ड्रॉ कर सकता है। तो अब सवाल उठता है कि फिर राज चलेगा कैसे? तो इसके लिए नियम 51 कहता है कि यदि वित्त विभाग चाहे तो प्रशासकीय विभाग की सहमति से अपने पावर को डेलीगेट कर सकता है।
और इस नियम के अंतर्गत 2 किताबों का जन्म होता है, जिसका नाम है बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर वॉल्यूम 1 एंड बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर वॉल्यूम 2। ठीक है साहब? और आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इन दोनों किताबों को आप लोग रिलीजियस बुक की तरह अपने पास रखिएगा, क्योंकि ये किताबें आपको हर कदम पे साथ देगी। अब कैसे साथ देगी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। आप में से सभी लोग अपना वेतन आहरण करते हैं, तिवारी जी? वेतन आहरण करते हैं अपने अधीनस्थों का और अपना? या नहीं? कई लोग करते हैं सर, कई लोग हम में से करते हैं, लेकिन अब करना पड़ेगा। नहीं नहीं, जो हेड We ऑफ have to ऑफिस do या through the जो society. जो Yes, हेड sir. ऑफिस या डीडीओ है, वो वेतन आहरण करता है कि नहीं ट्रेजरी से? जी सर, डीडीओ करते हैं ना, कई स्कूल्स को डीडीओ पावर नहीं मिला हुआ है सर, अच्छा, तो वो नहीं करते हैं। जी जिनको जी नहीं मिला है, जिनको मिला है वो तो करते जी हैं जी ना। जी सर, जी सर। तो मैडम, आपको वेतन आहरण करने का अधिकार किसने दे दिया? ये भी सर स्कूल प्रशासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव के ही साइन से होता है। नहीं नहीं, कि आपको ड्राइंग एंड लिखा हुआ। ट्रेजरी। देखिए, जी जी आप 2 बातों को मिला रही हैं। जी सर। ट्रेजरी से आहरण करने का आपको अधिकार तो दिया है डीडीओ पावर के अंतर्गत, जी लेकिन सर। आपको ये किसने कह दिया कि आप अपने अधीनस्थों का वेतन सैंक्शन करके निकाल सकती हैं? सर मेरी जानकारी से महालेखा कार्ड तो मिलता है क्या ये अधिकार? देखिए, मैंने आपसे यही कहा कि आज के क्लास में हम उन चीजों की बातें करेंगे जो आप रोज करते तो हैं, लेकिन जानते नहीं है कि आप ये क्यों करते हैं। इसी को मैंने कहा था अनजाना सच। आप गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं जान रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आप अपने अधीनस्थों का यात्रा भत्ता पास करती हैं कि नहीं? करती होंगी, मेडिकल बिल पास करती होंगी, लेकिन ये अधिकार आपको किसने दिया, यदि मैं पूछूं तो आप फिर चुप हो जाएंगे और कहेंगे महालेखाकार ने, तो कोई कहेगा राज शासन के अवर सचिव ने। नहीं, इसीलिए मैं आपको आज बता रहा था, ये जो 4 लेयर मैंने आपको दिखाया है, वो इसीलिए दिखाया है कि बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर में ये सारे पावर्स आपको डेलीगेटेड है हेड ऑफ ऑफिस के रूप में, और इसीलिए आप इसको यूज कर पा रही हैं। अब बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर से मेरा जुड़ाव इतना है मैम कि 5 मई 2007 को जो बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर लिखा गया था, वो सतीश पांडे साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी ने लिखा था, जिसके सचिव थे मिस्टर एसके चक्रवर्ती, और उसका तीसरा मेंबर मैं था। और हम लोगों ने कोशिश की थी कि दुनिया में जितने भी पावर्स हैं, उसका मेरा तो मानना था 90% पावर्स हेड ऑफ ऑफिस को दे दिए जाएं, बहुत कम पावर एचओडी या प्रशासकीय विभाग को दिए जाएं। लेकिन सवाल ये था कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपका तैयार नहीं हुआ कि नहीं नहीं, हम लोग के पास भी कुछ पावर रहना चाहिए। इसीलिए 75% पावर आपके पास है, 15% पावर एचओडी के पास है, 7% पावर प्रशासकीय विभाग के पास है, 2% पावर वित्त विभाग के पास है, और 1% पावर विधानसभा के पास है। और इसीलिए आप देखिएगा, जिन लेयरों में इस पावर को हमने बांटा है, उसी लेयरों का जिक्र मैंने आपसे इस प्रोजेक्शन में किया है। राइट? तो मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगा कि आज आपको मैं शुरुआत यहां से क्यों कर रहा हूं। बहुत पहले एक बार मेरी ड्यूटी इन्विजिलेशन में लगी थी परीक्षा में। और ये नीचे तो जब मैं उस कॉलेज में गया तो मैंने देखा कि सारे लोगों ने लिखना बंद कर दिया, लेकिन 2 बच्चे लिखे जा रहे थे। तो मुझे लगा ये दोनों बच्चे पढ़ने में काफी तेज हैं। और जब, प्लीज किसी का माइक ऑन है, तो मैंने देखा कि 2 बच्चे बहुत तेजी से कलम चला रहे थे, तो मुझे लगा ये दोनों शायद पढ़ने में बहुत तेज है। मैंने उनके पेपर को देखा, साइंस का पेपर था, एक थ्योरी, दोनों ही आगे पीछे बैठे हुए थे, लिख रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दोनों बच्चे अच्छे हैं।
जाते जाते मैंने क्वेश्चन पेपर उठा के देखा, मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैंने केमिस्ट्री से ऑनर्स किया है। जब उस पेपर को देखा तो वो क्वेश्चन आया ही नहीं था। अब चौंकने की बारी मेरी थी कि जब क्वेश्चन आया नहीं है तो ये दोनों बच्चे इतनी तेजी से क्यों लिख रहे हैं। तो जब परीक्षा की घंटी बजी तो मैं उन दोनों बच्चों से मिलना चाहता था, तो पीछे वाला बच्चा अगले बच्चे को चिल्लाते हुए कहता है कि यार वो जो क्वेश्चन अपन लिख रहे हैं तो कौन किस नंबर पे आया था। तो सामने वाले ने कहा, अरे मेरे को कुछ नहीं आता था, जो याद था वही लिख रहा था। तो मुझे उस दिन ये सीख मिली कि किताब का ज्ञान हमें हो ना हो, इंडेक्स का ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम किताब में उस चीज को कम से कम खोज तो सकें कि जो हमारी जरूरत की चीज है। तो मैं जो पहला ट्रेनिंग का पार्ट मैंने आपके साथ बिताया, वो आपको इंडेक्स समझाने में बिताया कि कल आपको यदि कोई चीज खोजना हो तो कहाँ खोजिएगा, ये मैं आपको बता रहा, राइट। इसलिए मैंने आपको बताया बिल का फॉर्मेट ट्रेजरी कोड वॉल्यूम 2 में खोजिएगा। अगर आपको कोई निविदा कॉन्ट्रैक्ट और कोई भी जमानत का मॉडल नहीं आता हो तो वित्त विभाग के वॉल्यूम 2 में खोजिएगा। और यदि आपको कोई चीज खरीदना हो या कोई काम करना हो तो उसका पावर किसके पास है, इसके लिए आप बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को खोजिएगा। अब वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में क्या अंतर है? बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर वॉल्यूम 1 वो किताब है जिसमें वो पावर दिए गए हैं जो सारे विभाग को समान रूप से लागू होते हैं, लेकिन वॉल्यूम 2 में वो पावर दिए गए हैं जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होता है। जैसे आप कल्पना कीजिए कि आपको यदि चारा खरीदना है तो चारा खरीदने का पावर आपको वॉल्यूम 1 में मिलना चाहिए या वॉल्यूम 2 में? एनीवन? वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2? चारा खरीदने का पावर वॉल्यूम 1 में मिलेगा या वॉल्यूम 2 में? हाँ बोलिए मैम, बोलिए बोलिए बोलिए, ट्राई कीजिए। 2 में मिलना चाहिए सर मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से नहीं, आप बिल्कुल सही हैं सर दुबे जी, आप बिल्कुल सही हैं, इस क्योंकि चारा की जरूरत सिर्फ वेटनरी डिपार्ट को है, इसीलिए वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक खर्चा है, इसीलिए वॉल्यूम 2 में सर। मिलेगा। लेकिन यदि आपको स्टेशनरी खरीदना हो जनरल है सर, तो वॉल्यूम 1 में मिलेगा, क्योंकि वो सभी विभागों को समान रूप से लगता है। सभी विभागों के लिए समान रूप से लगेगा। क्लियर? आपका सर एक बात बोलना चाहता हूँ आपके बारे में, बोलिए बुरा बोलिए मत मानिएगा। हम्म। आपका सर प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा है। हाँ, थैंक यू आप किसी बात को प्रस्तुत करते हैं, हाँ। उसकी शैली बड़ी अच्छी है आपकी, हम्म। और भी मोस्ट सर, थैंक्स। चलिए चलिए दुबे जी, थैंक्स। सो बहुत वास्ट नॉलेज भी है और बहुत सारे ना पहलुओं को लेकर बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हैं सर, एंड यू हैव कवर्ड सो मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू मैम। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 ऑफ बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप इस किताब को अपने साथ जरूर रखें, इसको कभी कभी पलट पलट के देखा करें, आपको काफी बारीकी इसमें पता चलेगी। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने इसमें काफी मेहनत किया है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने भविष्य को भी सुरक्षित करेंगे, क्योंकि अब जो भी काम आप करने जाएंगे तो कम से कम बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर में देखेंगे कि इसका पावर किसके पास है, और कम से कम जिसके पास पावर है उससे आप सैंक्शन ले लिया करेंगे। वैसे मेरा मानना है कि 75% पावर्स आपके ही पास हैं, इसलिए अनजाने में दूर से कुएं में ढेला फेंकने में हो सकता है ढेला इधर या उधर गिर जाए, लेकिन मैंने आपको समुद्र के किनारे जान के बैठाया है कि आप जब भी पत्थर फेंके वो पानी में ही गिरेगा, क्योंकि 75% पावर आपको दी है। ओके। और चौथी किताब जो आपको जाननी चाहिए वो था स्टोर परचेज रूल, जिसके बारे में हम कल बात कर लिए थे। कल एक बात जो छूट गई थी मनीषा जी, आपने पूछा था कि आपने परिशिष्ट 1 के बारे में तो बताया, परिशिष्ट 3 के बारे में बताया, परिशिष्ट 2 के बारे में नहीं बताया। तो मैडम, परिशिष्ट 2 एक मॉडल निविदा का प्रारूप है जो आपको दिया गया है कि यदि आपको निविदा बनाने में कोई तकलीफ आ रही हो तो आप
परिशिष्ट 2 में जो मॉडल दिया हुआ है उसको अपने विभागीय जरूरत के अनुसार चेंज करके देख लें। राइट मैम? अब वॉल्यूम 1 फाइनेंस कोड के कुछ प्रावधान हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अमूमन एक हेड ऑफ ऑफिस को, अच्छा हाँ, मैं एक चीज आपको और बता दूं, या थोड़ा सा आपको अभी भी कंफ्यूजन होगा। बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर जो है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 डिपार्टमेंट स्पेसिफिक है, इसीलिए उसमें आप अपने डिपार्टमेंट के पावर देख सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम 1 के 5 खंड हैं। वॉल्यूम 1 में आपको जो सेक्शन 1 है उसमें वो पावर्स मिलेंगे जो फाइनेंशियल पावर्स हैं, जैसे कि हेड ऑफ ऑफिस डिक्लेयर करना, डीडीओ डिक्लेयर करना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिक्लेयर करना, कंट्रोलिंग ऑफिसर डिक्लेयर करना। ये किसको पावर्स है वो आपको वॉल्यूम 1 के सेक्शन 1 में मिलेगा। सेक्शन 2 में आपको वो पावर्स मिलेंगे जो कंटीजेंट एक्सपेंडिचर से संबंधित है। मान लीजिए आपको छाता खरीदना है, पेन खरीदना है, स्टेशनरी खरीदना है, इस टाइप जो खरीदी का चीज है वो सारे पावर्स आपको सेक्शन 2 में मिलेंगे। सेक्शन 3 में आपको बजट के पावर मिलेंगे कि रीअप्रोप्रिएशन का पावर किसको है, न्यू आइटम का पावर किसको है, वहां मिलेगा। सेक्शन 4 में आपको मिसलेनियस पावर मिलेंगे, जो कहीं नहीं है वो सेक्शन 4 में दिया गया है। और सेक्शन 5 में आपको वो पावर है जो वर्क से संबंधित है। माने यदि आप कोई काम करवाना चाहते हैं तो वर्क के पावर किस किस को कितना है वो आपको सेक्शन 5 में दिए गए। तो इस तरह से आपको जो सामान खोजना हो बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर वॉल्यूम 1 में, तो आप इन 5 सेक्शन में आराम से खोज लेंगे। राइट? मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। सामान्यतः एक जो कार्यालय प्रमुख को एक गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, सामान्यतः, यानी कि नहीं भी हो सकता है, लेकिन अमूमन गजेटेड ऑफिसर को ही हेड ऑफ ऑफिस डिक्लेयर किया जाता है। और बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर सेक्शन 1 के सरल क्रमांक 3 और 5 के अनुसार आपके प्रशासकीय विभाग को अधिकार है कि वो आपको नाम से नहीं, पद नाम से कार्यालय प्रमुख घोषित कर सकता है और आहरण संवितरण अधिकारी भी घोषित कर सकता है। लेकिन इस दोनों को करने से पहले उसकी टीप में लिखा है कि आपके प्रशासकीय विभाग को वित्त विभाग से सहमति लेनी होगी। ठीक है? तो ये दोनों घोषित करने से पहले आपका प्रशासकीय विभाग वित्त विभाग से सहमति लेता है। अब आप चलें कि कभी कभी किसी किसी ऑफिस में क्लास 1 जो होता है वो डीडीओ होता है और उसके पास काम बहुत होता है, तो एक सुविधा दी हुई है ट्रेजरी कोड सहायक नियम 125 में कि अगर वो चाहे तो अपने पावर को किसी गजेटेड ऑफिसर को डेलीगेट कर सकता है, यानी किसी क्लास 2 ऑफिसर को वो अपनी ओर से डीडीओ पावर दे सकता है। जैसे किसी जिले में कलेक्टर जो होता है वो डिप्टी कलेक्टर को अपना पावर देता है, इसलिए डिप्टी कलेक्टर जब भी साइन करता है लिखता है डिप्टी कलेक्टर फॉर कलेक्टर, यानी वो ऑन बिहाफ ऑफ कलेक्टर साइन करता है। उसी तरह आपके यहाँ भी डिप्टी डायरेक्टर जो होते हैं एजुकेशन के, यदि वो चाहें तो अपने आगे किसी क्लास 2 ऑफिसर को पावर दे सकते हैं, वो लिखेगा असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर डिप्टी डायरेक्टर या डीईओ, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक सावधानी बरतने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि दीपावली के त्योहार में बाय 1 गेट 1 फ्री का बड़ा नारा लगता है कि एक खरीदिए और एक मुफ्त। तो भगवान न करे कभी किसी क्लास 2 ऑफिसर ने कोई घपला कर दिया तो हथकड़ियां भी 2 सेट में आएंगी, बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी एक तो उस क्लास 2 के लिए आएगी जिसने गलती की है और दूसरी उस क्लास 1 के लिए भी आएगी जिसने इस पावर को उसको डेलीगेट किया था। सो बी केयरफुल, जब भी आप इस पावर को डेलीगेट करें थोड़ा बहुत नजर रखना सीखें, क्योंकि आप डेलीगेट करके उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते। मैं डरा नहीं रहा हूं, डरिए मत। अब किसी भी पैसे को ट्रेजरी से निकालने से पहले 3 चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन के कष्ट कम से कम 50% कम हो जाएंगे। पहला, कोई भी खर्च करने से पहले आपके पास उस खर्च को करने का सैंक्शन ऑर्डर होना चाहिए।
ये ऑर्डर को आप कहां से खोजेंगे, मुझे बताएं। कोई भी बजट में सैंक्शन होगा सर, जैसे स्कूल के लिए हमारे नो, दैट इज अलॉटमेंट, दैट इज नॉट सैंक्शन। अच्छा ओके। सैंक्शन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की है 2 किताबों की, और आपने वॉल्यूम कहा ट्रेजरी का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में जरूर देख लें कि जो खर्चा आप करने जा रहे हैं उसके पावर्स किसके पास हैं। जिसके अगर हेड ऑफ ऑफिस के पास है तो आप खुद सैंक्शन कर दीजिए, और अगर आपसे किसी वरिष्ठ के पास है तो उससे सैंक्शन ले लीजिए। दूसरा पॉइंट है कि आपके पास प्रॉपर अलॉटमेंट होना चाहिए, जिसकी बात अभी मनीषा जी आप कर रही। और तीसरा है कि बिल आपको प्रॉपर फॉर्मेट पे बनाना चाहिए। ये प्रॉपर फॉर्मेट की जानकारी कहां से मिलेगी? वॉल्यूम 2 से, किसके वॉल्यूम 2 से? फाइनेंस के नहीं नहीं, ट्रेजरी कोड, ट्रेजरी कोड वॉल्यूम 2। कोड के वॉल्यूम 2। गुड, यानी आप लोग ठीक से मेरी बातों को सुन रहे हैं। और प्रिंसिपलों के लिए सुनना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी धन्यवाद, आप लोग सुन रहे हैं। चलिए, जैसे क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडेंट्स होते हैं, बुद्ध में अष्टाध्यायी होता है, वैसे ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के 5 गोल्डन रूल्स हैं। वो पहला रूल ये है कि शासकीय धन का व्यय आप बिल्कुल उसी तरह से सतर्कता पूर्वक करें जैसे आप स्वयं के धन को करते हैं। देखिए, आप एक मोबाइल खरीदने जाते हैं तो कितने फीचर्स पूछते हैं दुकानदार से, ये है, वो है, ये है कि नहीं है, 50 दुकान खोजते हैं, नेट पे सर्च मारते हैं, गूगलिंग करते हैं, और उसके बाद भी ऐसा सामान आप खरीद लेते हैं जिसमें अधिकांश फीचर्स की आपको जीवन में जरूरत भी नहीं होती। 30% चीजों को हम यूज करते हैं, फिर भी खरीदते हैं। लेकिन जब हम गवर्नमेंट के लिए सामान खरीदते हैं तो हम बड़े फराख दिल हो जाते हैं और बाबू पे कहते हैं ले आना। तो नहीं, उतनी ही सतर्कता से हमको ये खर्च करना चाहिए। दूसरा है कि कभी भी आवश्यकता से अधिक आहरण आपको नहीं करना चाहिए, यानी जब जरूरी है तभी आहरण कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट लोन लेके कभी कभी चलाती है खर्चे। अगर आप अनावश्यक ड्रॉ करेंगे तो निश्चित तौर पे ट्रेजरी को ब्याज देना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को ब्याज देना पड़ता है। तीसरा है, कभी भी आप अपने अधिकारों का उपयोग अपने को लाभ पहुंचाने के लिए ना करें। अब ऐसा होता है, सपोज कीजिए कि जब मैं ट्रेजरी में था तो मेरे पास एक बाबू था जो विदिशा का था, विदिशा जिले का था, और मेरी पत्नी भी विदिशा की है। आपको पता है कि तीजा उजा में पत्नियां बहुत जिद करती हैं कि मुझे मायके छोड़ दीजिए, आपको छुट्टी नहीं मिलती है। तो ऐसे में मेरे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि मेरा चपरासी तो विदिशा का था ही। मैं उससे कहता था कि अच्छा तू चले जा विदिशा, मैं तेरे को कलेक्टर के नाम से एक चिट्ठी बना देता हूं, तू वहां से स्टाम्प्स लेके आ जा। वो भी खुशी खुशी तैयार हो जाता था कि सरकारी खर्चे पे उसको अपने घर जाने मिल रहा है। श्रीमती जी भी खुश थी कि उनको एक स्कॉट मिल रहा है। मैं भी खुश था कि मुझे कोई छुट्टी नहीं लेनी पड़ रही है। तो फिर दुखी कौन था? शासन, क्योंकि शासन को अनावश्यक हानि हो रही थी और मैं अपने पद का लाभ उठा रहा था। तो आप लोग बहुत विचित्र निगाहों से मुझे मत देखिए, ना मेरी वाइफ विदिशा की है, ना मेरे पास ऐसा कोई चपरासी है। दैट वाज जस्ट एन एग्जाम्पल कि हमको अपने पद का लाभ व्यक्तिगत कारणों से नहीं उठाना चाहिए। कभी किसी जाति संप्रदाय के लिए कोई सैंक्शन नहीं करना चाहिए जब तक कि वो न्यायालय से या परंपराओं से जुड़ा हुआ ना हो। और लास्ट में, कभी किसी को ऐसा चीज आप सैंक्शन मत कीजिए भत्ता कि वो उसके लिए लाभ का साधन बन जाए। हम कभी कभी क्या करते हैं कि सीनियर को हेड ऑफिस में अटैच कर देते हैं और जूनियर को प्रभार दे देते हैं, तो उसको क्या है, दोहरा लाभ भत्ता मिलने लगता है और वो लगातार उसी पे बना रहना चाहता है ताकि उसको अतिरिक्त आय होता रहे। इसको अवॉइड करना चाहिए। ये फाइनेंशियल कोड वॉल्यूम 1 का 9वां नियम है और ये वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांत इसको कहा जाता है। आप लोग की कभी लेखा परीक्षा होती है तो इसमें क्वेश्चन खूब आता है, राइट? कोई क्वेश्चन इसमें?
देखिए, यदि आप लोग बहुत खामोश हैं तो 2 बातें बिल्कुल तय है, कि या तो आप लोग सब कुछ समझ रहे हैं या फिर कुछ नहीं। तो चलिए, फिर समझ रहे हैं। आप इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं लाइक अ टीचर। वी आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग सर। चलिए, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, जब कभी आपका कोई नया कार्यालय खुलता है, तो याद रखिएगा, जैसे नवीन जिला मरवाही खुला, तो वहां हो सकता है एक डीईओ का ऑफिस खुलेगा। तो जब डीईओ का ऑफिस खुलेगा, तो वहां पे उस ऑफिस को चलाने के लिए एक आहरण संवितरण अधिकार भी घोषित होगा। तो आपको मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि आहरण संवितरण अधिकार घोषित करने का अधिकार प्रशासकीय विभाग को है, जो वित्त विभाग की सहमति से जारी करता है। उसके बाद वो उसकी एक कॉपी जो होता है महालेखाकार को देता है। महालेखाकार क्या करता है, उसके आधार पे ट्रेजरी को एक चिट्ठी लिखता है कि उस जिले में ये कार्यालय खुल रहा है और उस कार्यालय के अधिकारी को आप अपने यहाँ कोड जारी करके आहरण संवितरण का अधिकार दें। पहले ये नियम नहीं था। पहले ये नियम था कि कोई भी गजेटेड ऑफिसर किसी भी ऑफिसर को और उस ऑथराइजेशन के बदले में उसको ट्रेजरी ऑफिसर अपने यहाँ मान्य कर देता था। लेकिन दुर्ग में एक घटना घटी जिसमें एक उद्योग विभाग नकली खुल गया था, तो उसके बाद इस 15C नाम के नियम को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो दुर्ग ही इस नियम का दाता है। तो अब जब तक महालेखाकार से आपके पास कोई प्राधिकार पत्र ट्रेजरी पे नहीं पहुंचेगा, ट्रेजरी ऑफिसर आपको इंटरटेन नहीं करेगा। चालान के विषय में थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक डीडीओ के रूप में चालान की क्या महत्व है। चालान के आप देखेंगे अमूमन 4 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में आपको ये लिखना पड़ता है कि किस ऑफिस की तरफ से ये चालान आया है। दूसरे में लिखना पड़ता है आपको कि इस चालान का हेड क्या होगा। तीसरे में आपको लिखना पड़ता है कि जो चालान के लिए आप पैसा जमा कर रहे हैं वो किस प्रकार का है, किस लिए जमा कर रहे हैं, माने प्रयोजन। और लास्ट में जो व्यक्ति जमा कर रहा है उसका पता होता है। जमा करने वाला किस कार्यालय की ओर से जमा कर रहा है, वो चालान का वर्गीकरण, चालान का प्रयोजन। अब आपको मैं एक चीज इसमें बता दूं कि देखिए, चालान में बहुत सारे घपले होते हैं। आप में से अधिकांश लोग इस बात को जानते नहीं होंगे कि आपकी ड्यूटी में एक ड्यूटी है तौजी वेरिफिकेशन का। ये तौजी वेरिफिकेशन क्या होता है कि 1 महीना में जितना भी आपके कार्यालय ने चालान जमा किया, ये सारे चालान वास्तव में जमा हुए हैं या नहीं स्टेट बैंक में और ट्रेजरी ने के रिकॉर्ड में आया है कि नहीं, इसकी क्रॉस चेकिंग जो है वो तौजी वेरिफिकेशन से होती है। आप बड़े किस्मत वाले हैं कि शिक्षा विभाग में ऐसी चीजें कम है, इसीलिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ 8443 106 जो ईडी होता है आपका एजुकेशनल डिपॉजिट, सिर्फ उसके चालान की देखरेख करनी पड़ती है। लेकिन परिवहन विभाग, सेल्स टैक्स, एक्साइज, ये सब बड़े बड़े डिपार्ट हैं जहां पे अगर वो तौजी वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो कभी भी कोई गंभीर दुर्घटना घट सकती है। और प्रयोजन लिखना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी एक ही हेड से 2 काम होते हैं। अगर आपने प्रयोजन नहीं लिखा तो सामने वाला कुछ भी अनियमितता करके एक ही चालान का 2 बार उपयोग कर लेता है। ऐसा छिंदवाड़ा के जांच में मैंने पकड़ा था स्वयं। तो चलिए, समय ज्यादा लग जाएगा, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको आगे क्यों ले जा रहा हूं। आप कंटीजेंसी व्यय जानते होंगे, ये 5 तरह का होता है। पूर्ण प्रमाणित आकस्मिक व्यय, अधिकांश लोग हम इसी पर ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप पहले सामान खरीदते हैं, उसके बदले में दुकानदार आपको बिल देता है, बिल के पीछे में आप एक सर्टिफिकेट लगाते हैं कि मेरे को सामान मिल गया है, सही हालत में है और मैंने स्टॉक में इसकी एंट्री कर ली है। और उसके बाद आप उसको ट्रेजरी में भेजते हैं, ट्रेजरी वाला उसको पास करता है, आपको एक चेक देता है। यदि आपने
इंडेंट दे दिया है तो सीधा आपके वेंडर को उसका पेमेंट कर देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं FVC, यानी फुल्ली वाउच्ड कंटीजेंसी एक्सपेंडिचर। ये बनता है MPTC 34 पर। ज्यादातर हम लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन शासकीय स्कूलों में सेकंड वाला ज्यादा यूज होता है, कॉन्टैक्ट कंटीजेंसी एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है कि सरकार एक निश्चित राशि निर्धारित करती है कि प्रति बच्चा के हिसाब से कितना खर्चा जाएगा, तो उसका पूरा सैंक्शन देते हुए किसी स्कूल को अलॉटमेंट दे दिया जाता है और वो स्कूल उसी अलॉटमेंट के आधार पे, सैंक्शन के आधार पे ड्रॉ करता रहता है। तो इन दोनों में अंतर ये है कि फुल्ली वाउच कंटीजेंसी को बार बार हर बिल में सैंक्शन करना पड़ता है, लेकिन कॉन्टैक्ट कंटीजेंसी को एक बार HOD सैंक्शन कर देता है, आप उसके अगेंस्ट सिर्फ ड्रॉ करते रहते हैं और 1000 रुपए से ऊपर का जो वाउचर होता है वो आपको महालेखाकार को भेजना पड़ता है। ठीक है। तीसरा जो है स्केल रेगुलेटेड स्पेशल कंटीजेंसी है। इसका उपयोग कहां होता है? आप सपोज कीजिए सरगुजा में हैं और हाथियों का बड़ा आतंक है वहां। अगर मान लीजिए किसी हाथी ने कोई पक्का घर तोड़ा तो सरकार 10,000 रुपया मुआवजा देती है, और यदि कच्चा घर तोड़ा तो 4,000 रुपया मुआवजा देती है। अब मान लीजिए किसी हाथी ने 2 पक्का घर तोड़ दिया और 3 कच्चे घर तोड़ दिए, तो बिल कितने का बनेगा? सिंपल अर्थमेटिक। दो पक्के घर और 3 कच्चे घर। एक पक्के घर पे 10,000 रुपया देते हैं और कच्चे घर पे 4,000 रुपया देते हैं। 32,000। 32,000। वेरी गुड। आपने क्या किया? 10 2 जा 20 और 4 3 जा 12, दोनों को जोड़ दिया। यानी कि स्केल फिक्स था, नंबर चेंज होता गया। अगर ऐसा कोई बिल बनता है तो वो स्केल रेगुलेटेड स्पेशल कंटीजेंसी पे बनेगा। इसमें देखिए जो आपके होमगार्ड्स होते हैं उसकी सैलरी इसी पे निकलती है, क्योंकि उनका यदि 10,000 रुपया मानदेय है और 100 होमगार्ड की ड्यूटी लगी हुई है तो 100 इंटू 10,000 इक्वल टू जितना आया उतना ड्रॉ कर लीजिए। इसी तरह जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो जो TTBT के ऑपरेशंस होते हैं वो भी कैंडिडेट्स के और रेट के हिसाब से निकलते हैं। ये जो नीचे के दोनों बिल हैं, संक्षिप्त आकस्मिक व्यय और डिटेल काउंटर साइंड कंटीजेंसी, ये छत्तीसगढ़ में बंद हो गए, लेकिन मैं आपको इसको बता देता हूँ ये क्या चीज है। इसमें क्या होता है कि आपका मलेरिया डिपार्ट, जब मलेरिया फैलता था तो AC बिल कहते हैं ऊपर वाले को, एब्स्ट्रैक्ट कंटीजेंसी को। इसमें क्या करता था, इस बिल को ड्रॉ करता था एडवांस और उसके बाद खर्चा करता था और 3 महीना के बाद उस सारे वाउचर्स को अपने सीनियर से काउंटर साइन करा के ट्रेजरी में जमा कर देता था। तो 35 पे ड्रॉ करता था और 36 पे सबमिट करता था। अगर 3 महीना में उसने जमा नहीं किया तो ट्रेजरी उसके सारे बिल को रोक देती। ये अब छत्तीसगढ़ में बंद हो गया, लेकिन आपको जानना चाहिए। अब आपको बिल्स के विषय में कुछ और चीजें मैं बता दूं कि DDO के रूप में आप क्या क्या करते हैं और क्यों करते हैं, ये आप मुझे बताएंगे। आप में से अधिकांश लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग बिल पे कितने साइन करते हैं? बिल के पीछे कितना साइन करते हैं? हजारों बिल साइन किया आप लोगों ने? 6 जगह साइन करते हैं सर। अच्छा, वेरी गुड। जिसने भी 6 कहा है वो मुझे दुबे जी बताते जाएं कि 6 साइन क्यों करते हैं। बाप रे। ये सर वीडियो मेरे पास अरे एक वीडियो ऑन करता हूँ सर, ये मेरे पास एक रखा नहीं, हूँ। नहीं नहीं, इसलिए तो नहीं करते कि वहां पे आपका बाबू सील लगा देता है। जी नहीं, हाँ हेलो। के लिए कोई बात नहीं दुबे जी। जहाँ जहाँ सील लिखे देखे साइन लगा हुआ है सर। सर ये मैंने ये बिल आपको है मेरे हाथ में। हेलो। मैं देख लिया, मैं जानता हूँ। मैंने सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा सर बताएं आप, अच्छा बता कि रहे आप लोग अनजाना सच कुछ आपको जानना चाहिए। जो आप साइन करते हैं क्यों करते हैं मैं आपको अब बताता हूँ। जरूर। देखिए आप लोग अमूमन 5 साइन करते हैं पीछे। पहला साइन जो आप करते हैं वो बिल के राइट साइड में करते होंगे, थोड़ा सा नीचे।
वहां पे आप ऊपर गौर से पढ़ेंगे तो एक प्रमाण पत्र दिया हुआ है। उस प्रमाण पत्र को आप में से किसी ने आज तक नहीं पढ़ा है, मत पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ने के बाद आप साइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है इस बिल के सारे पाप पुण्य के लिए आप दोषी हैं। ठीक है, इसीलिए आज तक कभी भी कोई ट्रेजरी ऑफिसर बिल पासिंग करने के लिए जेल नहीं गया, क्योंकि वो पास करता ही नहीं है। बिल तो आप पास करते हैं, क्योंकि अंदर पास फॉर पेमेंट पे सील आपके होते हैं, और बिल के पीछे भी आप लिखते हो कि मैं इस सारे पाप पुण्य के लिए दोषी हूं, तो जेल तो आप जाओगे। तो इसीलिए अब तक नहीं पढ़ा है। जैसे LIC का फॉर्म भरते समय हम लोग नहीं पढ़ते हैं ना, 25 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट होता है, सीधे पूछते हैं एजेंट से कहाँ साइन करना है यार बता। वैसे ही इस बिल को भी आप चुपचाप साइन कर दिया कीजिए, मत पढ़िए, डर जाएंगे। दूसरा चीज, लेफ्ट में आप साइन करते हैं अंडर रुपीज पे, ताकि कोई भी 7,000 को 70,000 ना बने। तीसरा साइन आप करते हैं अलॉटमेंट के ठीक नीचे, ताकि आप ये प्रमाणित करते हैं कि जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसके लिए अलॉटमेंट मेरे पास है। मैंने आपको नियम 8 में बताया था ना कि आपके पास प्रॉपर अलॉटमेंट होना चाहिए, तो यहां पे आप वो प्रमाण पत्र दे देते हैं कि हाँ मेरे पास प्रॉपर अलॉटमेंट है। इसके बाद आप नीचे देखिएगा, आप 2 जगह और साइन करते हैं। एक जगह आपका लिखा होता है दुबे जी पेमेंट रिसीट, और एक जगह लिखा होता है कंटेंट रिसीट। अब आप मुझे बताओ कि पेमेंट रिसीट और कंटेंट रिसीट में क्या अंतर है, जहां आप लोग दोनों साइन मारते हो। देखो पेमेंट रिसीट और कंटेंट रिसीट लिखा हुआ होगा, लिखा है दुबे जी? सर जी जी सर। हाँ, तो आप बताओ पेमेंट रिसीट और कंटेंट रिसीट में क्या अंतर है फिर? पेमेंट रिसिप्ट है सर, और रिसिप्ट कंटेंट्स है। हाँ, तो दोनों में अंतर क्या है? जी। आप तो दोनों जगह साइन मारते हो, क्यों मार देते हो? चलिए दुबे जी दिमाग पे जोर नहीं लगाइए, मैं बता देता हूँ। सर बता आप अपने बिल से पहले देखिए, आप एक ट्रेजरी वाउचर स्लिप लगाते होगे, आप लोग लगाते हैं? जी सर लगाते हैं जी। हाँ, ट्रेजरी वाउचर स्लिप को आप ऊपर से पढ़िए, उसमें लिखा रहता है टू द ट्रेजरी ऑफिसर, यानी कि आपका ये प्रेम पत्र है जो आप ट्रेजरी ऑफिसर को लिख रहे हो कि भैया ट्रेजरी ऑफिसर, इतना ग्रॉस का मैं बिल तेरे को भेज रहा हूं, इतना नेट का तू मेरे को पेमेंट कर दे। ठीक है साहब? अब आप गौर करेंगे कि आपने ट्रेजरी वाउचर स्लिप पे 2 राशि लिखी है, एक ग्रॉस और एक नेट लिखा है ना जी। इसमें बड़ा कौन होता है, ग्रॉस या नेट? ग्रॉस ग्रॉस बड़ा होता है। अच्छा, ग्रॉस और नेट बराबर भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। हो सकता है। कब हो सकता है नेटवर्कर जी? जब सेम अमाउंट ही अपन पे कर रहे हो सर। माने जब कोई डिडक्शन ना हो। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि आपने सैलरी का बिल बनाया, तो सैलरी तो आपकी ज्यादा बनती है लेकिन हाथ में कम आता है, और हमेशा हमारी श्रीमती जी को बड़ा शिकायत होता है कि यार आपका सैलरी तो इतना है, घर तो इतने ही लाते हो। अब उनको कौन समझाए कि उसमें 2 बाय ट्रांसफर एंट्री भी होता है जिसका शेड्यूल अंदर लगा होता है। तो एक DDO के रूप में आपका ड्यूटी है कि सबसे पहले ग्रॉस अमाउंट जो आपने लिखा है बिल में, उसको मिलाइए जो आप बिल के राइट साइड में जो आपका कॉलम है उससे। उसके बाद आप उसके नीचे देखिएगा जितने भी शेड्यूल्स लगे हैं, उसको अंदर पन्ना पलट के देखिए कि वो शेड्यूल आपका लगा हुआ है कि नहीं। ये सब मिलाने के बाद अब आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको शुरू में आपकी व्यक्तित्व के बारे में बताया क्यों था कि आप लोग 2 व्यक्तित्व हो, एक है ड्राइंग ऑफिसर और एक है डिसबर्सिंग ऑफिसर। ड्राइंग ऑफिसर उसको बोलते हैं जिसके नाम पे अलॉटमेंट आता है। जैसे स्वास्थ्य विभाग में क्या होता है कि सारा का सारा अलॉटमेंट जो होता है वो CMO के नाम से आता है, और CMO बिल बनाता है और उस बिल को BMOs को भेज देता था, और BMO क्या करते थे, ट्रेजरी में बिल लगा के ड्रॉ करते थे, तो अलॉटमेंट घटता था CMO का। तो जिसके नाम से अलॉटमेंट आया है वो साइन करता है पेमेंट रिसीट पे, यानी उतना से जो ग्रॉस में फिगर है वो आपका अलॉटमेंट कम हो जाएगा। कंटेंट पे वो साइन करता है जिसके नाम से ट्रेजरी ऑफिसर चेक देता है।
इसका संबंध नेट से है। तो अगर दोनों का काम आप कर रहे हैं तो आप डीडीओ हैं, और नहीं तो आप डीओ। जैसे आप कल्पना कीजिए कि आप लोग का कभी कभी वेतन का एरियर्स दूसरे जगह से निकलता है, याद है आप लोग को यस, कि जिस कार्यालय में आप होते हो वहां आपका बिल बनता है और आपके इस कार्यालय को इंडोर्स कर दिया जाता है कि आप वहां से पेमेंट ले लें। तो पुराना जो ऑफिस है वो आपका पेमेंट रिसीट पे साइन करेगा और नया ऑफिस आपका कंटेंट रिसीट पे साइन करेगा, राइट? तो इस बिल्कुल। तरह आप बिल के पीछे 5 साइन करते हैं। ये 5 साइन इसलिए नहीं करते कि हाथ में 5 उंगलियां होती है या द्रौपदी के 5 पति थे, ठीक है? ये पांचों जस्टिफाइड रीजंस है। कुछ और आगे बढ़े? अमूमन ये कुछ बिल जो है आप लोग मेंटेन करते हैं, पंजियों के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। जब भी आपका कोई बिल बनता है तो उसको हम बिल पंजी कहते हैं। बिल पंजी पे आप पहले उसको दर्ज करते हैं, जब बिल बन जाता है उसके बाद उसको बीटीआर पे चढ़ाते हैं, बिल ट्रांजिट रजिस्टर। ट्रांजिट का मतलब होता है घूमना फिरना, यानी कि आपका बिल अब आपके ऑफिस से घूमने के लिए निकलता है। घूमने के लिए वो कहाँ जाता है? ट्रेजरी जाता है। वहां 3 पन्ने में आप भेजते हैं, वहां पे 2 पन्ना फाड़ के ट्रेजरी वाला रख लेता है और 1 पन्ने में आपको पावती दे देता है। उस पावती को लेके आप आ जाते हैं और उसके बाद यदि वो बिल पास हो जाता है तो ठीक, नहीं हुआ तो आपत्ति लगा के आपको वो वापस कर देता है, राइट? जब पैसा आपके पास आता है तो वो आपके कैश बुक यानी रोकड़ बही में दर्ज हो जाता है, और रोकड़ बही से जब आप पेमेंट कर देते हैं तो वो भुगतान पंजी में चला जाता है, और इस तरह से आपका एक ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आप कुछ पंजी रखते हैं स्टॉक रजिस्टर जो होता है, इसका संबंध आपके परचेज से है। जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो 2 तरह का सामान होता है, एक होता है कंज्यूमेबल्स और एक होता है डेड स्टॉक। कंज्यूमेबल्स में आता है स्टेशनरी, जैसे कागज पत्तर पेन पेंसिल, ये सब आपके कंज्यूमेबल्स हैं। और डेड स्टॉक में आता है जैसे फर्नीचर, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, जो सामान हो उसको हम डेड स्टॉक में लेते हैं, ठीक है? इसको भी रखो, अभी आएगा। हाँ, तो स्टॉक रजिस्टर आप मेंटेन करते हैं, और हर साल अप्रैल में आपको स्टॉक रजिस्टर को वेरीफाई करना है कि पिछले साल के स्टॉक में से कितना सही है और जो नया आपने खरीदा वो उसमें जुड़ा या नहीं। यहां पे आपको एक ट्रिक बता दूं कि कभी कभी आपको स्टॉक रजिस्टर को वेरीफाई करते समय अप्रैल में हो सकता है कि बहुत सारा सामान मिसिंग मिले, तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखना है कि कौन सा सामान मिसिंग। अगर वो सामान आपको वापस मिल सकता है तो ठीक, नहीं मिल सकता है तो कुछ उपाय है। हमारे भारत में एक कवाड़ी नाम की संस्था होती है, इसका बड़ा उपयोग है। एक बार मैं जब ऑफिस का वेरिफिकेशन कर रहा था तो एक ब्रीफकेस नहीं था, तो अब पुराना बॉस जो था वो ले गया होगा, मांगना भी उचित नहीं था। तो कुछ नहीं, हम लोगों ने 5 रुपए में कवाड़ी के यहाँ से एक टूटा हुआ ब्रीफकेस मंगा लिया, उसको स्टॉक में वेरीफाई किया और बता दिया कि अनसर्विसेबल है, उसको अपलेखित करके हटा दिया। तो इस तरह से आप अपने यहाँ का जो फर्नीचर और फिक्सर है उसको अपने स्टॉक रजिस्टर के हिसाब से बिल्कुल मेंटेन करके रख सकते हैं, और इसमें आपकी सहायता ऑलवेज अपलेखन करेगा। जो सामान नॉन सर्विसेबल है उसको आप अपलेखित कीजिए और उसको निकालिए। इसके अलावा अग्रिम के विषय में यह है कि आप लोग अमूमन आजकल 2 या 3 तरह का अग्रिम आप लोग लेते हैं। फेस्टिवल और ग्रेन अग्रिम बहुत ज्यादा है। पहले कंप्यूटर, सोलर कुकर, साइकिल अग्रिम सब चलता था, आजकल ये सब बंद हो गया है। तो आप लोग ज्यादातर फेस्टिवल और ग्रेन एडवांस को लेते हैं, तो उसका रजिस्टर बिल्कुल मेंटेन कीजिए और उसमें जो कटौती होती है उसको वेरीफाई करते रहा कीजिए। इसके बाद आपको कुछ और टिप स्थापना से संबंधित, देखिए अमूमन आप लोग देखते होंगे कि आप में से सभी लोग जो आज ट्रेनिंग ले रहे हैं इनमें किसी के भी पास इंक पेन नहीं होगा, सभी जेल पेन या डॉट पेन लेके बैठे होंगे। लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि आज भी हमारी सर्विस बुक पे स्याही गिर जाती है, और स्याही भी कमाल की होती है, वो बिल्कुल जन्म तिथि पे ही गिरती है।
हमारे एक सेनाध्यक्ष के सर्विस बुक पे गिर गई थी। पहले उत्तर प्रदेश के 3 चीफ सेक्रेटरी के सर्विस बुक पे गिर गई थी, जिनके रूम में कोई घुस नहीं सकता, उसके सर्विस बुक पे स्याही गिर जाती है और वो भी जन्म तिथि पे गिरती है। तो इसको बचाने के लिए आप लोग सेलो टेप लगा देते हैं, लेकिन सेलो टेप साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मुझे लगता है कि समय के साथ कैपिलरेशन के कारण वो स्याही फैल जाएगा। इसीलिए जीएडी का एक सर्कुलर है जिसमें कहा गया है कि जो कार्यालय प्रमुख है वो अपने अधीनस्थों के सर्विस बुक का पहला पन्ना का फोटोकॉपी अपने पास सुरक्षित रखे। आप लोग सुरक्षित नहीं रखते थे, इसीलिए कार्मिक संपदा के नाम पे ट्रेजरी वालों ने आपसे सारा सर्विस बुक ले लिया है। कौन लिखा पढ़ते लिख लो इसको दो। किसी का माइक ऑन है, प्लीज देख लेंगे प्लीज। सर। इसके बाद एक हेड ऑफ ऑफिस के नाते आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आप सभी अधीनस्थों के सेवा पुस्तिका में स्वयं अपना भी नामांकन जरूर दर्ज करें, क्योंकि नामांकन आपके लिए नहीं होता है, आपके नहीं रहने पे आप पे आश्रित लोगों के लिए होता है। नामांकन की सुविधा आपको जीवन में 2 बार मिलती है। पहली बार जब आप सर्विस में आते हैं तो अमूमन हम कुंवारा या कुंवारी होते हैं और उस समय हमारा नामांकन हमारे माता पिता के नाम पे होता है। इसके बाद जीवन में हमारे साथ एक दुर्घटना घटती है और नामांकन बदल जाता है। माता पिता हट जाते हैं, पति की जगह पत्नी आ जाती है, पत्नी के लिए पति आ जाता है। और भगवान न करे अगर इनमें से कोई नहीं रहा तो अवयस्क पुत्र और अविवाहित पुत्री को भी नामांकन में जगह मिलता है, लेकिन उसका एक नियम है, उसको आप देख लीजिएगा। फंडामेंटल रूल में दिया हुआ है कि नामांकन आप किसको कर सकते हैं। आप मनचाहा नहीं कर सकते कि मैं रोड के उस पार किसी का करना चाहता हूं। इतनी सुविधा नहीं है हमको। उसका एक नॉर्म्स है, उसका आपको पालन करना होगा। नियमित रूप से आपको बिल रजिस्टर और भुगतान पंजी को देखते रहिए ताकि आपको पता चलता रहे कौन कौन सा बिल आपका पास हो गया और कौन कौन सा बिल का पेमेंट हो गया। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आपके यहाँ का बाबू अक्सर बैठ के इंतजार करेगा कि कोई आएगा तो मैं भुगतान करूंगा। इस परिस्थिति से निकलने का प्रयास करें। अप्रैल के महीना में स्टॉक पंजी का वेरिफिकेशन करें, मैं बता चुका हूं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है कोषालय से हर महीना आप लोग ट्रेजरी वाउचर स्लिप मंगाया करें, ताकि आप जो बिल पास हो गया है उसको पेड एंड कैंसिल करने में आपको सुविधा होगी कि कौन कौन सा बिल आपका पास हो गया है और उसका वाउचर नंबर क्या है। क्योंकि वाउचर नंबर का सबसे ज्यादा उपयोग आपके जीपीएफ के पासबुक को ठीक करने में होता है। इसीलिए ट्रेजरी वाउचर स्लिप का अच्छा से अच्छा उपयोग करें। अप्रैल के महीना में आपका सबसे पवित्र काम है 12 महीना के सैलरी के आधार पे सेवा पुस्तिका में सेवा सत्यापन कर दिया। और जुलाई या जनवरी में जब भी वेतन वृद्धि लगता हो, बैठ के बिल्कुल ईमानदारी से लगाइए। अगर स्थापना परिवारी कभी कोई अग्रिम ले तो उस पर नजर रखिए, क्योंकि कभी कभी वो काटना भूल जाता है। और लास्ट में आपको हर 5 साल पे अपनी सेवा पुस्तिका पे हस्ताक्षर करने का अधिकार है। 5 लाइन खींचा होता है। अमूमन हम लोग 5 लाइन को पहले दिन ही साइन कर देते हैं, जबकि हमको मालूम है कि सर्विस के 30 साल को बिताते बिताते हमारे सिग्नेचर में बहुत चेंज आ जाता है। इसीलिए ये सुविधा दी गई है। ठीक है, अब आप लोग यदि जल्दी से मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछें, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पास 4-5 मिनट बचा है। चलिए। हेलो सर। मैम बोलिए। हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। सर, जब हम लोग स्कूल्स में कैश बुक भरते हैं तो जैसे हम बिल वगैरह पेमेंट वगैरह कर देते हैं, फिर 2-3 महीने में एक बार पासबुक को अपडेट करते हैं और उसके अनुसार हम कैश बुक में एंट्री करते हैं। लेकिन एक बार मेरा इत्तेफाक सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर से हुआ। जी, तो वो क्या बोले कि जिस दिनांक में हम चेक को हम मतलब डिलीवर
दे देते हैं तो तुरंत हमारा कैश बुक एंट्री हो जाना चाहिए, कैश बुक खाली नहीं छूटना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, उसके अनुसार एक बार एंट्री की ना तो ब्याज वगैरह का मतलब वो बैंक का फिर पासबुक अपडेट किए तो ऊपर नीचे हो गया। तो क्या सही प्रोसेस है सर कैश बुक एंट्री करने का? देखिए, कैश बुक का सही तरीका यही है कि जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन होता है उस डेट को आपको उसको लिखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ब्याज को लेके आप यदि बैंक से परेशान है तो उसके लिए एक शब्द है बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन में आपके पास ये सुविधा होती है कि आप अपनी और बैंक की एंट्री को मिला लें और उसके बाद जो डिस्क्रिपेंसी हो उसको महीना के लास्ट में जब आप क्लोज करते हैं तो वहां उसकी एंट्री करके उसमें एक फुट नोट होता है, उस फुट नोट में उसको मेंशन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इशू नहीं, जी ठीक है। और कैश बुक में अगर आप जल्द माने सही समय पे नहीं लिखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कैश बुक की एंट्री छूट जाती है और बाद में यदि किसी दिन सरप्राइज चेकिंग में आपका जब चेकिंग होगा तो उसमें वो पैसा आपका मिसिंग दिखेगा, जबकि वो पैसा का भुगतान हो चुका है लेकिन वो मिसिंग दिखेगा तो अनावश्यक आपको थोड़ी परेशानी होगी। इसीलिए कैश बुक में जिस दिन आपको पैसा का ट्रांजैक्शन होता है उस डेट को डालते हुए उस एंट्री को करवा देंगे तो आपको तनाव नहीं रहेगा। जी सर। सर वैसा किए तो उससे क्या हुआ, कुछ चेक जो है एनकैश नहीं हो पाए थे, कुछ डिपॉजिट थे तो वो ना मीन्स ओवरड्राफ्ट हो गए तो ना चेक वापस हो गए, तो उससे हमारा पूरा गड़बड़ा गया नहीं होता। सर। जी अगर सर। सपोज कीजिए आपने कैश बुक में किसी एंट्री को ले लिया और उसको आपने बैंक को भेज दिया भुगतान के लिए, अब यदि बैंक में यदि किसी कारण से उसका भुगतान नहीं हुआ तो वो आपको वापस आएगा। तो इसका मतलब है कि आप उसके बारे में उसके साइड में एक टिप्पणी के लिए जगह होता है, उसमें आप टिप्पणी डाल देंगे कि प्रेजेंटेड बट नॉट एनकैश्ड। ओके जी सर। ठीक जी है, सर, तो जी सर। उतना पैसा थैंक यू सर। महीना के लास्ट में उतना को आप घटा देते हैं अपने कैश में से। अच्छा जी सर, थैंक यू सर। थैंक और कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। मैं आज भी आपका सर वो चालान से ये हाँ सर बोलिए सर बोलिए बोलिए सर बोलिए बोलिए। सर चालान से यदि जीपीएफ हम्म, ट्रेजरी को भेजा गया हम्म, तो बोलिए। पासबुक मेंटेन करने के लिए चालान का नंबर लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। यदि चालान का नंबर जाएगा फिर? हाँ, चालान का नंबर जाएगा आपका, वो उसमें आपका जीपीएफ का नंबर जाएगा और जिस ट्रेजरी में वो चालान आपका मेंटेन हुआ है, जो अमूमन डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में ही होता है वो, तो वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी का भी आपको एक कॉलम है उसमें डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी लिखना होगा और उसका नहीं, वेरिफिकेशन वाउचर नंबर की जगह पे चालान नंबर लिखेंगे? चालान नंबर वाउचर जाएगा। नंबर की जगह पे चालान अच्छा नंबर, चालान नंबर लिख के, चालान नंबर एक बैंक आपको जनरेट करके देता है, साइड में देखेंगे लेफ्ट में लिखा होता है, वो 6 या 7 डिजिट का होता है, उसको लिखेंगे, राशि लिखेंगे, अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे और किस ट्रेजरी में कंपाइल हुआ है उसको लिखेंगे और जो भी डीडीओ आपका पुराना होगा या अगला बनेगा उससे आप अपना जीपीएफ का जो पासबुक है उसको वेरीफाई करवा लें, उस चालान को दिखला के। जी सर। तो उससे क्या होगा, जब कभी एजी उसको देखना चाहेगा तो उस ट्रेजरी के अंदर वो चालान नंबर आपको वो लेखा में मिल जाएगा उसको तुरंत, तो आपको टिक कर देगा। सर कोई इशू नहीं, मैं 13 साल से इसको झेल रहा हूं, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होगी तो मैं हूं ही। चलिए, सर और सर कोई क्वेश्चन? सर आपका मोबाइल नंबर चाहिए। हाँ, वेरी गुड। नोट कर लीजिए, 98 261 944 63। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थैंक यू सर। 98 261 94463। आप लोग मेरा ईमेल एड्रेस भी रख लीजिए, यदि कोई चीज पूछना हो तो आप लिखित में ही मुझसे पूछ सकते हैं। BK लाल, B फॉर बॉम्बे, K फॉर कानपुर, LALL, याद रखिएगा मैं सिंगल L नहीं हूं, डबल L, @,
gov.in। राइट ऑफ का क्लास में अभी आज भी नहीं ले पाया, आपको समय निकल गया है। वी विल टेक इट नेक्स्ट टाइम। कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए, क्योंकि मुझे लगता है मैं आपका समय थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ। सर एक बार और बताएंगे कि अपना ईमेल एड्रेस? हाँ, BK लाल LALL @gov gov.in। B Thank you, for sir. Bombay, K for Kanpur, LALL @gov.in। Thank you, sir. You may ask any question and feel free to ask. So it's over to SCRT. लाल साहब I नमस्कार। think हाँ, मेरा स्लॉट शायद खत्म हो गया। लाल साहब नमस्कार, भारत अग्रवाल। हाँ नमस्कार सर। आप दिख रहे हैं मुझे? दिख रहा हूँ? हाँ हाँ सर। अच्छा अच्छा। लाल साहब अभी आपका- कहाँ पोस्टेड हैं आप? मैं इस समय फाइनेंस कंट्रोलर PWD हूँ, एडिशनल डायरेक्टर चिप्स हूँ, एडिशनल डायरेक्टर विमानन हूँ और गवर्निंग काउंसिल का मेंबर हूँ स्टार्टअप। वाह 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 वाह। कुछ लंबा प्रोफाइल हो गया ना सर? एक दो और You दे have दो तो- vast knowledge, sir. Thank you, sir. हाँ, नहीं बहुत अच्छा लेक्चर रहा सर आपका, बधाई नहीं, हो। मैं तो आपसे ही सीखा हूँ सर, आपके अंडर में रह के फाइनेंस कमीशन में। सर हेलो सर, लाल सर सर वो जो प्रोसेस राइट अप प्रोसेस जो बचा है सर, वो एक सेशन आप ले पाएंगे क्या सर? हाँ, नेक्स्ट मैं कल परसों कभी भी दे दीजिएगा, ले लूँ। सर थैंक यू सर, मैं प्रिपेयर करता हूँ। ओके ओके, थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन, सारे ठीक है सर, पार्टिसिपेंट्स। नमस्कार, थैंक्स सर। ओके, थैंक यू। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार। हेलो, बोलिए। आप सभी को नमस्कार। अभी लाल साहब नमस्कार। RN सिंह। नमस्कार सर। सर सभी प्राचार्यों से अनुरोध है कि अभी 5 मिनट का ब्रेक रहेगा, उसके बाद आपको फिर से रीलॉगिंग करना पड़ेगा। आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पे फिर भरत अग्रवाल सर का लेक्चर चालू होगा। तो अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, इसके बाद फिर रिज्वाइन करना पड़ेगा आपको। थैंक यू।